मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। कल्पांत मानसोपचार साधना में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जाना अवचेतन मन के बारे में, साथ ही शंकाओं के बारे में, मस्तिष्क का संबंध मन से, और साथ ही साथ मानसोपचार क्या है इसके बारे में भी जाना। विषय को आगे बढ़ाते हैं। कल्पांत मानसोपचार के साथ ही हमने कल्पांत रोग निवारण शारीरिक तंत्र साधनाओं को भी जोड़ा है। तो सही तंत्र साधनाएं क्या हैं? कल्पांत रोग निवारण शारीरिक तंत्र साधना हमारे शरीर के तंत्रों पर कार्य करती हैं। हमारा शरीर ऊर्जा से निर्मित हुआ है और ऊर्जा के कम होने या ज़्यादा होने से हमारी कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ता है और फिर ऊतक और धीरे धीरे तंत्र बिगड़ने लगता है, जिससे फिर बहुत सी छोटी व बड़ी बीमारियां शरीर में आने लगती हैं। इन साधनाओं के द्वारा शरीर के तंत्रों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है और वहाँ की ऊर्जा का संतुलन करके प्रत्येक तंत्र को या जिस तंत्र से संबंधित बीमारी है उस तंत्र को ठीक किया जाता है। इस साधना का प्रभाव सूक्ष्म स्तर पर पड़ता है, इसलिए इससे बहुत सी जेनेटिक बीमारियां भी ठीक की जा सकती हैं। और जहां कोई मेडिसिन काम नहीं करती, वहां इससे रोगों में आराम आना शुरू हो जाता है। क्योंकि बीमारी को जड़ से खत्म करती हैं, इसलिए समय लग सकता है, पर कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे इस साधना से लाभ ना हो। रोगों के निवारण के लिए हम इस साधना को अलग अलग चरणों में बांटेंगे। हम प्रत्येक तंत्र की साधना करना सीखेंगे और फिर ज़रूरत के अनुरूप किसी एक तंत्र की भी आप साधना कर सकते हैं। इस साधना में 15 मिनट श्वास प्रश्वास साधना, दूसरे चरण में सजगता, शरीर की सजगता की साधना, और फिर तीसरे 15 मिनट में पूरे शरीर की परिक्रमा की साधना, और अंत में मुख्य तंत्र की साधना। इस प्रकार ये 4 चरणों में साधना होगी। अगर इसे किया जाए तो लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो आइए साधना शुरू करने से पहले हम तंत्रों के बारे में कुछ जानते हैं कि मानव शरीर तंत्र क्या है। हमारा शरीर सूक्ष्म रूप से ऊर्जा से निर्मित हुआ है और इस ऊर्जा की शुरुआत परमाणुओं, अणुओं और यौगिकों से होती है तथा परमाणुओं, अणुओं और यौगिकों से मिलकर कोशिकाएं बनती हैं और फिर कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है और फिर बहुत से ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और फिर बहुत से अंग मिलकर एक पूरे तंत्र का सिस्टम का निर्माण करते हैं और सभी तंत्र मिलकर एक पूरे मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। मानव शरीर अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और कोशिका काफ़ी सूक्ष्म होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है।
कोशिका को जीवन की इकाई भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जीवन की समस्त मूलभूत क्रियाएं आदि संपन्न होती हैं, जैसे वृद्धि, मेटाबॉलिज्म, चयापचय की क्रिया, श्वसन, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, उत्तेजनशीलता एवं प्रजनन क्रिया। कोशिकाएं अलग अलग आकार और प्रकार की होती हैं और इनमें एक माइटोकॉन्ड्रिया नामक बिंदु होता है जहां ऑर्गेनेली ऊर्जा बनाने का काम होता है। इसके अंदर होने वाली जटिल रासायनिक क्रिया से एक ऐसा पदार्थ उत्पन्न होता है जो उत्पन्न ऊर्जा को जमा कर लेता है, जिसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो प्राणों की ऊर्जा का स्रोत है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का पावर हाउस भी कहा जाता है और इसकी सतह पर पाए जाने वाले एंजाइम रासायनिक उत्प्रेरक ऑक्सीजन के माध्यम से ग्लूकोज, पोषक तत्व और ऊर्जा पैदा करते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है और अरबों कोशिकाओं से मिलकर ये पूरा शरीर बनता है और जो जो क्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं वो सभी क्रियाएं उस एक छोटे से सेल्स के अंदर अर्थात कोशिका के अंदर भी होती हैं। अब बहुत सी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। बहुत से सेल्स मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। समान गुणों वाले एक ही आकार के बहुत से सेल्स, एक ही कार्य करने वाले सेल्सों के समूह को ऊतक कहते हैं। समान गुण वाले, समान आकार वाले और समान कार्य करने वाले बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं और दो या उससे ज़्यादा तरह के टिश्यू का संयोजन जब संलग्न होता है तो अंग बनते हैं, जो एक साथ कार्य करके एक विशेष प्रकार की क्रिया करते हैं। तंत्र संस्थान शरीर के अलग अलग अंग एक साथ मिलकर किसी एक खास क्रिया को करने का अंजाम देते हैं। इस क्रिया को सामूहिक रूप से तंत्र या सिस्टम कहते हैं। उदाहरण के लिए श्वसन संस्थान में बहुत से अंग होते हैं जो शरीर के बाहर की वायु तथा अंदर के रक्त के बीच यांत्रिक विधि से विनिमय यानी परिवर्तन करते हैं। पाचन संस्थान के विभिन्न अंग भोजन के सख्त पदार्थ को नरम पदार्थ में बदल देते हैं, जिसमें सारभूत तत्व आसानी से शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शरीर के सारे तंत्र खास होते हैं और उनके कार्य मानव शरीर को प्रगतिशील एवं कार्यकुशल बनाए रखने के लिए समन्वित होते हैं। किसी अकेले तंत्र का कोई वजूद नहीं है। इस तंत्र के अंग अपने कार्यों को करने के लिए आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार अनेकों कोशिकाओं से मिलकर टिश्यू का निर्माण हुआ और नाना प्रकार के टिश्यू मिलकर शरीर के अंगों का निर्माण किया और उसी प्रकार एक प्रकार के कार्य करने वाले विभिन्न अंग मिलकर एक अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं और कई अंग तंत्र मिलकर एक जीव मानव शरीर जैसी रचना करते हैं और पूरे शरीर के निर्माण में 9 तंत्र काम करते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र और पेशी तंत्र। कंकाल तंत्र अस्थि संस्थान। कंकाल तंत्र में हड्डियां और उपास्थियां शामिल होती हैं। यह तंत्र शरीर को आकार प्रदान करता है, सहारा देता है तथा उसके अंगों की रक्षा भी करता है। इसके अलावा यह तंत्र रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। पेशीय तंत्र मस्कुलर सिस्टम। शरीर का पूरा कंकाल तंत्र पेशियों से आच्छादित होता है, जिसे सामूहिक रूप से पेशीय तंत्र कहते हैं।
पेशीय तंत्र के माध्यम से ही पूरे शरीर में गति पैदा होती है। कंकाल तंत्र और पेशीय तंत्र को एक साथ मिलाकर गति संस्थान भी कहते हैं। ये शरीर में गर्मी पैदा करता है तथा शरीर के अंगों द्वारा पदार्थ को गतिशील बनाए रखता है। अंतःस्रावी तंत्र, यह तंत्र शरीर के मुख्य तंत्र माना जाता है। यह तंत्र तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें वाहिकाएं तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, परावटू ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड, अधिवेग ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, अग्नाशय के लेगंस की दीपिकाएं, जनन ग्रंथियां, गौंड्स, पुरुष के शुक्र ग्रंथियां, टेस्टिस तथा स्त्रियों में डिम्ब ग्रंथियां, ओवरीज होती हैं। इन ग्रंथियों में बनने वाले रसों को हार्मोन्स कहते हैं और ये हार्मोन्स इन ग्रंथियों से होकर सीधे रक्त में पहुंच जाते हैं और रक्त के साथ भ्रमण करते हुए पूरे शरीर में प्रत्येक अंग तक पहुंच जाते हैं और जिस पर विशेष क्रिया होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसे शरीर का परिवहन तंत्र माना जाता है और ये शरीर के हर अंग का पोषण करता है। इसके तंत्र में हृदय, रक्त एवं रक्त वाहिकाएं शामिल होती हैं। रक्त हृदय की पंप क्रिया द्वारा रक्त वाहिकाओं से पूरे शरीर के ऊतकों में पहुंच जाता है और शरीर के एक एक अंग से दूसरे अंग तक भोजन, ऑक्सीजन, वज्र पदार्थ तथा दूसरे आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने का काम भी रक्त ही करता है। रक्त वाहिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, धमनियां, आर्टरीज। धमनियां हृदय से ऊतकों तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाती हैं और शिराएं, वेन्स, ऊतकों से हृदय तक अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन सहित पहुंचाती हैं। लसिका तंत्र, इस तंत्र में लसिका वाहिनियां तथा लसिका ग्रंथि तथा दूसरे लसिका ऊतक, प्लीहा, टॉन्सिल तथा थाइमस ग्रंथियां शामिल होते हैं। यह तंत्र भी रक्त परिसंचरण तंत्र की तरह ही होता है और दोनों का आपस में मजबूत संबंध होता है। लसिका तंत्र इम्यून सिस्टम का एक भाग होता है जो हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यह तंत्र शरीर और वायुमंडल के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को लेने और छोड़ने का काम करता है। इस तंत्र में अनेकों वायुमार्ग, नासिका गुहा, नासिका, स्वरयंत्र, ग्रसनी, श्वास नली, श्वास प्रणाली, श्वास नलिकाएं, फेफड़े, फुफ्फुसावरण, अंतःपुष्पिकाएं, पेशियां तथा डायफ्राम शामिल होते हैं। उसके बाद पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, यह तंत्र भोजन के पाचन और अवशोषण तथा अनावश्यक पदार्थ को सही से बाहर निकालने का काम करता है। इस तंत्र में मुख्य माउथ यानी मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुदा तथा विभिन्न सहायक अंग, दांत, जीभ, 3 जोड़ीदार ग्रंथियां, अग्नाशय, लीवर, जिगर, पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर और पित्तनली आदि शामिल होते हैं। पाचन तंत्र बहुत से भागों से मिलकर बना एक तंत्र है जिसमें हर भाग अपना विशेष कार्य करता है। उसके बाद मूत्र संस्थान, यह शरीर का मुख्य उत्सर्जन तंत्र माना जाता है। ये चयापचय अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है तथा रक्त दाब को नियंत्रित करने, जल तथा रबड़ों का तथा अम्ल एवं क्षारीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इसमें गुर्दे, 2 मूत्र नलियां, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग शामिल होते हैं। प्रजनन तंत्र, यह तंत्र अपने जैसे ही जीव को पैदा करके प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। इसमें लिंग कोशिकाएं पैदा होती हैं तथा पुरुषों में शुक्राणु और स्त्रियों में डिंब या अंडाणु बनते हैं। इस तंत्र का संबंध संतान पैदा करने से है। इसमें स्त्री और पुरुष
के बाहरी तथा आंतरिक जननांग शामिल होते हैं। तो इस प्रकार ये सभी तंत्र मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। किसी एक तंत्र में गड़बड़ होती है तो पूरे शरीर में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। समस्थिति, जब शरीर रचना एवं क्रिया में सही तरह का तालमेल होता है तो शरीर के आंतरिक अंगों में अपेक्षित स्थिरता बनी रहती है, जिसे हम समस्थिति कहते हैं। वैसे शरीर के बाहर का वातावरण हर वक्त बदलता रहता है, फिर भी शरीर स्वस्थ आंतरिक वातावरण सामान्य सीमाओं में स्थिर बना रहता है। समान अवस्थाओं में मस्तिष्क में मौजूद नियंत्रण केंद्रों द्वारा शरीर की अनुकूल यंत्र विधियों में हार्मोन स्रावित होते हैं, जो विभिन्न अंगों तथा सीधे रक्त में पहुंच जाते हैं। इससे शरीर की समस्थिति बनी रहती है। कुछ कार्य जैसे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, शरीर का तापमान, श्वास प्रश्वास, सांस लेना और छोड़ना तथा हृदय की गति होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म द्वारा नियंत्रित होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए रासायनिक संतुलन या हार्मोनल संतुलन इसकी कोशिकाओं के अंदर तथा बाहर सावधानी पूर्वक स्थिर बना रहना चाहिए, और इस संतुलन के लिए कोशिकाओं के बाहर के द्रव्य का संगठन सही तरह से स्थिर बना रहना चाहिए। बाह्य कोशिका द्रव्य पूरे शरीर में परिसंचरित होता है तथा अनेक पदार्थ इस द्रव के जरिए कोशिकाओं के अंदर एवं बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार ये द्रव्य शरीर के तंत्रों के तापमान एवं दबाव स्तरों को स्थिर रखता है। इसके साथ ही अम्ल एवं क्षार ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का सही संतुलन बनाए रखता है तथा रक्त में पाए जाने वाले जल, पोषक तत्व और अनेकों रसायनों, हार्मोन्स के घनत्व का संतुलन भी बनाए रखता है। व्यवहारिक रूप से शरीर में होने वाली सारी प्रतिक्रियाएं समस्थिति का निर्वाह करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए गुर्दे रक्त को छानकर साफ करने का काम करते हैं तथा नियमन हुए जल एवं अनावश्यक पदार्थ को सावधानीपूर्वक निकाल देते हैं। फेफड़े पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए हृदय, रक्त वाहिकाएं एवं रक्त के साथ मिलकर कार्य करते हैं। पोषक तत्व पाचन संस्थान से छोटी आंतों की भित्तियों तत्व द्वारा अवशोषित होकर रक्त में पहुंच जाते हैं और फिर रक्त इन्हें आवश्यकतानुसार शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। सामान्य रूप से शरीर के सारे तंत्र आंतरिक समस्थिति के साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। समस्थिति की पूरी नियमन प्रक्रिया तंत्रिका एवं हार्मोनल संस्थानों के संवेदनशील तंत्र के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण के अलावा अनेकों अंगों एवं ऊतकों की समन्वयी फीडबैक क्रिया द्वारा संभव होती है। यदि समस्त तंत्र सही तरह से कार्य कर रहे होते हैं तो मनुष्य स्वस्थ रहता है, जिसमें समस्थिति का पता चलता है। यदि तंत्रों के बीच तालमेल टूट जाता है तो मनुष्य अस्वस्थ महसूस करने लगता है। यदि शरीर द्वारा स्वयं अथवा उपचार द्वारा आंतरिक समस्थिति का दोबारा स्थापन नहीं होता तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। दबाव एवं समस्थिति। समस्थिति का निर्वाह करने के लिए मनुष्य को अपने मन और शरीर को आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में पैदा होने वाले विभिन्न असंतुलन के प्रति अनुकूल बना लेना चाहिए। शरीर में समस्थिति असंतुलनों को पैदा करने वाले कारकों को स्ट्रेस अर्थात दबाव पैदा करने वाले कारक कहा जाता है तथा सर्वगीण विकार जो शरीर में अनुकूलनीय परिवर्तन को बाह्य करता है उसे दबाव कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजिकल वायरस, बैक्टीरिया, फिजियोलॉजिकल ट्यूमर्स, असामान्य क्रियाएं और विकासशील वृद्धावस्था, अनुवांशिक परिवर्तन, स्ट्रेस, भौतिक गर्मी, शोरगुल, रासायनिक खाद्य हार्मोन्स या मनोवैज्ञानिक भाव वेग, मानसिक गड़बड़ियाँ आदि समस्थिति का संतुलन बिगाड़ सकते हैं। कुछ मात्रा में दबाव सामान्य होता है
तथा यथार्थ में लाभ पहुंचाने वाला हो सकता है। उदाहरण के लिए चलने पर हड्डियों, पेशियों पर, जोड़ों पर पड़ने वाला दबाव। ज़्यादा दबाव से हड्डियां टूट भी जाती हैं। अगर दबाव सामान्य हो तो वही चलने में सहायता करता है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो वह हड्डियों को तोड़ भी देता है। इसी प्रकार ज़्यादा शारीरिक दबाव आपको विकृत कर देता है, बीमार कर देता है, या कुछ शरीर में त्रुटि पैदा कर देता है। ऐसे व्यक्ति जो अपने स्वभाव पर काबू नहीं कर पाते हैं, उनके शरीर में रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों में अधिक व्यस्त रहते हैं। उनमें रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल स्तर वाले तथा अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों की तरह हृदय रोग होने की संभावना होती है। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि अधिक समय तक तनावग्रस्त रहने पर इम्यून सिस्टम की क्षमता घट जाती है, तथा कुछ चिकित्सक विशेषज्ञों ने अनुभव किया है कि दबाव अर्थात तनाव ही अनेकों रोगों का कारण है। अत्यधिक एवं निरंतर तनाव बने रहने पर रोग, अक्षमता, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। और व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि कैंसर, कोर्टी, हार्ट डिसीज, फेफड़ों के रोग, दुर्घटनाएं एवं आत्महत्या आदि में सीधे या किसी भी रूप में तनाव का हाथ होता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर के सारे तंत्र कार्य करते हैं, और ये तंत्र मिलकर जब समान रूप से सही प्रकार से कार्य करते हैं तो हम निरोग बने रहते हैं। लेकिन जब किसी भी कारण से किसी भी एक तंत्र में कोई गड़बड़ हो जाए, उसकी समस्थिति बिगड़ जाए, तो हमारे शरीर में रोग पनपने लगते हैं। जैसे पैंक्रियाज की अगर समस्थिति बिगड़ जाती है तो डायबिटीज हो जाती है। हृदय की समस्थिति बिगड़ जाती है तो हृदय रोग हो जाते हैं। अगर स्टमक की समस्थिति बिगड़ जाती है, आंतों की समस्थिति बिगड़ जाती है तो पाचन संबंधी रोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक तंत्र आपको स्वस्थ रखने में सहायक होता है। हर तंत्र अपने अपने तरह से मिलकर कार्य कर रहे हैं। अकेले तंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है, और न ही कोई अकेला तंत्र इस शरीर को चला सकता है। सभी तंत्र मिलकर इस पूरे शरीर को चला रहे हैं, और सभी तंत्र मिलकर हमारी समस्थिति को बनाए रखते हैं। बाह्य वातावरण में कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बरसात होती है, लेकिन हमारे शरीर का तापमान हमेशा समान ही रहता है। और जब विकृति होती है, फीवर वगैरह आता है, तो समस्थिति बिगड़ जाती है। उस समय पर हमारा शरीर उस तापमान को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रख पाता, या कुछ वायरस अटैक हो जाते हैं जिनसे लड़ने में हमारा शरीर ऊर्जा खर्च करने लगता है। उसकी गर्मी से फीवर हो जाता है। तो हमारा शरीर हर संभव प्रयास करता है समस्थिति को बनाए रखने की, लेकिन हम उस समस्थिति को बिगाड़ने में भी कोई कमी नहीं करते। अपने खान पान को डिस्टर्ब करके, अपने भावों को डिस्टर्ब करके हम लगातार शरीर के प्रतिकूल कार्य करके बीमारियों को न्योता देते रहते हैं, समस्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि शरीर समस्थिति को बनाए रखने में अक्षम हो जाता है। उस समय बीमारी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। हम मीठा ज़्यादा खाते हैं,
लगातार चीनी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो अग्नाशय इंसुलिन ज़्यादा निर्माण करके उस चीनी को कंट्रोल करता है, उस शुगर को कंट्रोल करता है। लेकिन हम नहीं मानते और हम लगातार मीठा खाते जाते हैं, लगातार मिठास को बढ़ाते जाते हैं और हमारा अग्नाशय बार बार उसको संतुलित करने के लिए अधिक मेहनत करता है और एक समय ऐसा आता है कि वो अंग उस संतुलन को कामयाब करने में नाकाम हो जाता है और फिर रक्त में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, जिसको हम डायबिटीज़ कह देते हैं या मधुमेह कह देते हैं। हर अंग के साथ ऐसा ही होता है। हम हर अंग को बिगाड़ने की खुद कोशिश कर रहे हैं। हृदय को ले लें। हृदय को आर्टरीज को ब्लॉक करने के लिए एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। अब ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आएगा कहाँ से? अगर आप केवल शाकाहारी भोजन करते हैं तो निश्चित है कि एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल शरीर में नहीं आना चाहिए, या तला भुना का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन हम इस समस्थिति को बिगाड़ने के लिए अधिक से अधिक तला भुना, रिफाइंड का प्रयोग, डालडा घी का प्रयोग, साथ ही साथ दूध का प्रयोग करते हैं। दूध प्रत्येक घर में प्रयोग होता है और दूध को शाकाहारी माना जाता है, लेकिन भैंस या गाय का कोलेस्ट्रॉल मनुष्य के कोलेस्ट्रॉल से कई गुना ज़्यादा होता है। इस वजह से दूध के द्वारा भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, रक्त धमनियों में रक्त जमाव होने लगते हैं और हृदय रोग हो जाते हैं। इसी प्रकार नॉन वेज खाकर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आजकल रिफाइंड या तेल के नाम पर मिलावटी चीज़ें प्रयोग हो रही हैं। वो तेल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। अगर तेल शुद्ध हो, जैसे सरसों को लेकर अगर शुद्ध तेल निकलवाया जाए तो उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर बाजार का तेल इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और कोई भी तेल ऐसा नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता हो। आज मार्केट में कभी सफोला, कभी धानी और ना जाने क्या क्या नए नए नाम आते रहते हैं, लेकिन हर रिफाइंड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। किसी में 100% बढ़ाने की क्षमता है तो किसी में 95%, किसी में 90%, लेकिन कोई भी ऐसा तेल नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल मुक्त करता हो। तो इस प्रकार हम स्वयं शरीर की समस्थिति को बिगाड़ने के लिए लगातार प्रयोग करते रहते हैं और जब समस्थिति बिगड़ जाती है तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें जिससे हमारे शरीर की स्थिति बिगड़े और रोग पैदा हों। तो आज की साधना है कंकाल तंत्र की साधना। कंकाल तंत्र की साधना से कंकाल तंत्र हड्डियों से संबंधित सभी रोग जैसे जोड़ों के दर्द, गठिया, स्नायु सूजन, साइटिका, कटिशूल, घुटने का दर्द, सर्वाइकल, शोल्डर पेन, स्लिप डिस्क, टेनिस एल्बो, कलाई व उंगलियों के दर्द, टूटी हड्डी को जल्दी जोड़कर ठीक कर देना, फ्रैक्चर को जल्दी ठीक कर देना, कैल्शियम की कमी, हड्डियों में फास्फोरस की कमी, स्नायु फ्लूइड, जोड़ों में चिकनाई की कमी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में चलते समय होने वाला दर्द, कुर्सी से उठते समय होने वाला दर्द,
जोड़ों में सूजन, अकड़न, लाल हो जाना, सुबह के समय में शरीर का अकड़ जाना, जोड़ों का लचीलापन खत्म हो जाना, जोड़ों का हिलना डुलना मुश्किल हो जाना, जोड़ों की विकृति, जोड़ों में थकान, जोड़ों में आवाज़ होना, कार्टेज का घिस जाना, लिगामेंट का घिस जाना, घुटने की चोट के कारण दर्द, गर्दन में दर्द, कंधे बाजू में झंझनाहट, सुनपन, मांसपेशियों की कमजोरी, नसों पर पड़ने वाले दबाव आदि के कारण दर्द आदि सभी जोड़ों में हड्डियों के दर्द या कोई अन्य समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो कंकाल तंत्र की साधना से पहले थोड़ा सा इसको समझ लें तो साधना करने में आसानी होगी। मानव शरीर की रचना का आधार हड्डियां हैं और हड्डियां शरीर को एक विशेष आकार देती हैं। इसमें विभिन्न आकारों और आकृतियों की लगभग 206 हड्डियां होती हैं और हड्डियां आपस में संधियों से जुड़ी होती हैं, जिसमें उनकी गति सहज होती है। हड्डियों को सही स्थान पर स्थित रखने का कार्य स्नायु लिगामेंट्स करते हैं, जो संधियां या जोड़ों पर हड्डियों को कसकर बांध देते हैं। हड्डियों के सहारे शरीर को आकार देने का काम मांसपेशियां भी करती हैं, जो हड्डियों को ऊपर से आवृत किए रहती हैं। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहा जाता है और खोपड़ी के आधार से धड़ की संपूर्ण लंबाई तक फैली होती है और ये 26 अलग अलग असमान आकार के हड्डियों से जुड़कर बना होता है, जिन्हें कशेरुका या वर्टिब्रा भी कहते हैं। ये गर्दन और धड़ के लिए एक मजबूत लेकिन लचकदार सहारा प्रदान करते हैं। कशेरुका दंड एवं लिगामेंट्स एवं पेशियों द्वारा व्यवस्थित रहता है, जो घूमने एवं मुड़ने जैसी स्थितियों में सहायक होता है। सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रल वर्टिब्रा में 1 और कॉक्सिजियल में 1। इस प्रकार कुल 26 जॉइंट होते हैं। तो हड्डियों के बारे में आपने जाना, आगे अभ्यास करेंगे आज। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।